अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप के एक्सियम्स को और बाइनरी ऑपरेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आगे ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में आसानी हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली हमारे पास एक मैपिंग होती है। सबसे पहले मैं मैपिंग डिफाइन करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर देखें उस मैपिंग का जो नाम है वो हमने स्टैटिक दे दिया है और वो किस तरह से डिफाइंड है। ए कोई भी सेट ए है, ए क्रॉस ए से किधर जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन की तो ये डेफिनेशन है। अब मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाती हूँ कि ये होती क्या है। यहाँ पर देखें एक सेट है ए, वो अपने ही सेट के साथ, ठीक है, खुद के साथ ही ऑपरेट कर रहा है और आंसर में दोबारा क्या दे रहा है, वही सेट दे रहा है। अब मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का एलिमेंट A1 ऑपरेट कर रहा है ए के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ और आंसर में क्या दे रहा है, ए का ही एलिमेंट दे रहा है। मैं आपको अगेन रिपीट करती हूँ, ए के कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है, आपस में ऑपरेट होकर दोबारा से ए का एलिमेंट दें तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ। अच्छा है जी, अब हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो ग्रुप है, तो सबसे पहले हमें कोई भी एक सेट लेट कर लेते हैं। लेट तो हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, चलें फिर इसको रेट करते हैं। लेट जी बी आ नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास कोई एक सेट हो, ठीक है, हमने कोई एक सेट लेट कर लिया जी जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, स्टैटिक। और उस सेट को हम ग्रुप कब कहेंगे, जब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं। तो मैं आपको अगेन बताती हूँ, ए कोई भी हमने सेट लिया है नॉन एम्प्टी। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ए कोई भी सेट है जी, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, स्टैटिक। अब इस सेट को हम ग्रुप कब कहेंगे, जब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं। चलें फिर उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो वो चार एक्सियम्स हमारे पास कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है कुलैयर लॉ, सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ और फोर्थ हमारे पास इनवर्स लॉ। तो जब भी ये चार एक्सियम्स जो हैं एक नॉन एम्प्टी सेट जी पे सेटिस्फाई हो जाएं तो हम उस सेट को क्या कहेंगे कि वो हमारे पास सेट क्या है, ग्रुप है। तो चलें फिर अब हम इन एक्सियम्स को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कुलैयर लॉ। तो जब भी हमने किसी भी सेट में कुलैयर लॉ को सेटिस्फाई करवाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सेट में से दो एलिमेंट उठा लेते हैं। तो ये हमने उठा लिए। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन बाइनरी ऑपरेशन होगा उसको हम अप्लाई करेंगे दोनों एलिमेंट्स पे। अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद वो उसका आंसर भी जी में बिलोंग कर रहा हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि इस पे कुलैयर लॉ सेटिस्फाई करता है। मैं आपको अगेन बताती हूँ, जिस सेट को हमने ग्रुप प्रूफ करना हो उसके हम दो एलिमेंट्स उठा लेंगे, उसके बाद उन दो एलिमेंट्स पे हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे स्टैटिक। अगर उसका आंसर अगेन जी में बिलोंग कर रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इस पे कुलैयर लॉ सेटिस्फाई करता है। तो चलें फिर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से कुलैयर लॉ की समझ आ जाए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर लेती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे मैंने प्रूव करना है कुलैयर लॉ अंडर एडिशन। अब यहाँ पर आपने नोट किया कि यहाँ पर मुझे ऑपरेशन गिवन है, वो गिवन कौन सा है, ऑपरेशन अंडर एडिशन। तो इसका मतलब ये कि जब मैं इस पे कुलैयर लॉ सेटिस्फाई करवाऊंगी तो दो एलिमेंट्स के दरमियान में यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, प्लस लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑपरेशन गिवन है अंडर एडिशन। तो कुलैयर लॉ के स्टेप्स आपको पता हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट्स हम खुद से चूज कर लेंगे। तो वो कौन से हैं, चलें 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। कोई से भी दो एलिमेंट्स हमने चूज कर लिए, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, 1 और 3। अब देखिए हमारे पास ऑपरेशन गिवन है अंडर एडिशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। अब दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4। अब हम सबको पता है कि 4 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ऐसे ही है।
तो 4 बिलोंग कर गया नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर तो फिर कुलैया लॉ की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये कि नेचुरल नंबर पे कुलैया लॉ सेटिस्फाई हो गया अंडर एडिशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ की तरफ। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ की तरफ। जैसे कि आपने पीछे देखा कि जब भी हमने कुलैया लॉ को सेटिस्फाई करवाना हो तो हम सेट में से 2 एलिमेंट लेते थे, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करेंगे, सेट में से हम 3 एलिमेंट्स को चूज़ करेंगे। तो हमने इन जनरल ए, बी और सी चूज़ कर लिए, किसमें से, जी में से, क्योंकि हमने जी को ग्रुप प्रूफ करना है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ एसोसिएटिव लॉ के। अब अगला स्टेप क्या है, अब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ का अगला स्टेप ये है कि इनको सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे कि कुलैया लॉ में हमने नेचुरल नंबर की एग्जांपल ली थी, तो यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं कि नेचुरल नंबर की एग्जांपल लेते हैं। तो नेचुरल नंबर लिया, हमें सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन, और हमने इसमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवाना है, अंडर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम सबको पता है कि हमने 3 एलिमेंट लेने हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिए 4 5 और 6। ये तीनों मैंने किससे ले लिए, नेचुरल नंबर में से। अब हमने क्या करना है, इस पर एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करवाना है। तो हम किस तरह से करवाएंगे, 4 प्लस, अब देखें इस डायरेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस, और फिर बी की जगह पर 5 प्लस 6 का आंसर इक्वल आना चाहिए किससे, 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। तो चलें फिर सॉल्व करते हैं। 4 प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 प्लस 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 15, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 15। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है अंडर एडिशन। उम्मीद है कि आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी लॉ की तरफ। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हमने जी में से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया है, और देन देयर एग्जिस्ट आ यूनिक एलिमेंट E belongs to G such that A को अगर हम ऑपरेट करवाएं E के साथ, या फिर हम E को ऑपरेट करवाएं A के साथ, तो आंसर हमेशा हमारे पास A आए। इसका मतलब क्या कि G में एक एलिमेंट ऐसा लाजमी हो कि हम G के किसी भी एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करवाएं, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ़्ट साइड से, तो आंसर हमेशा वही एलिमेंट आए, मीन्स कि ए आए। ए में कोई फ़र्क ना पड़े उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने से। और एक बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि हर बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट होगा। अगर आप अंडर एडिशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, और अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। तो मैं बताती हूँ किस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 है, ठीक है, 0 में हम जो मर्जी नंबर ऐड कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 ऐड करते हैं 0 में, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। 0 में अब हम ऐड करते हैं 100, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 100। 0 में ऐड करते हैं हम 80, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 80। तो इसका मतलब ये कि 0 में हम जौन सा मर्जी नंबर ऐड कर लें हमारे पास वही नंबर दोबारा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि देखें ऐड करने से ही दोबारा वो एलिमेंट बन रहा है ना। तो अब हम बात करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो 1 है, 1 को हम जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आएगा 8। 1 को हम मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ तो आंसर क्या आएगा 100। 1 को हम मल्टीप्लाई करवा लें 10 के साथ तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 10। तो आप लोगों ने ये बात नोट की होगी कि 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं आंसर हमेशा वही एलिमेंट आता है। तो इसका मतलब क्या कि 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखें मल्टीप्लाई करने से वही एलिमेंट आ रहा है। तो आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर एडिशन, और 1 जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आइडेंटिटी लॉ की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इन्वर्स लॉ की तरफ। अब हम
अब हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स लॉ को। तो इन्वर्स लॉ में क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स एलिमेंट A inverse belongs to G such that अगर हम A को ऑपरेट करवा दें A इन्वर्स से, या फिर हम लोग A इन्वर्स को ऑपरेट करवा दें A के साथ, तो आंसर में हमेशा हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो तब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इन्वर्स लॉ होल्ड कर रहा है। मैं आपको अगेन रिपीट करती हूँ कि हमारे पास इन्वर्स लॉ क्या होता है कि जी के हर एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जी में ही। वो किस तरह से कि उसी के इन्वर्स एलिमेंट को अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर में हमेशा हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर हम ऑपरेशन जो ले लेते हैं वो एडिशन का ले लेते हैं, तो यहाँ पर फिर हमारे पास 1 का इन्वर्स एलिमेंट कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली बात है 1 का हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट -1 होगा अंडर एडिशन। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 को जब हमने उसके इन्वर्स एलिमेंट के साथ प्लस किया तो हमारे पास आंसर में क्या आया, आइडेंटिटी एलिमेंट आया अंडर एडिशन। तो इसका मतलब ये कि 1 का इन्वर्स एलिमेंट हमारे पास क्या है, -1 है। तो क्या आपको इन्वर्स लॉ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास ग्रुप के एक्सियम्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ग्रुप की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।